Hello everyone and welcome back to our channel. I hope you people are safe and keeping well at home. So in the previous lectures I've discussed Henry Fayol's principles of management, and this is very important for CBSE as well as ISC exams. I'll be discussing the case studies related to Henry Fayol's principles. So students, most of you are having problem in understanding the case studies. The reason why you don't understand it, I think, is that you don't go through the principles well. Maybe you're not well versed with the principles. You don't know the crux of those. So that's how people score very less in business studies and they do find difficulties. So in today's lecture, I will try to clear out your doubts and how to solve the case studies. Okay. So let me begin with the first case study. So please quickly read the case study, what it says. Basically आपको case studies में क्या करना होता है? You have to find out. आपको खुद से ये देखना है कि मैं ऐसा कौन सा पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करूं जो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल से लिंक करता है. यू हैव लर्न सो मेनी प्रिंसिपल्स. ठीक है, अब एक प्रिंसिपल, सपोजिंगली वी स्टार्ट विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रक्स यू नो कि व्हाट डज दिस सेज. ठीक है, सेम गोज विद डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क में भी आप जानते हो कि डिवीजन ऑफ वर्क का बेसिकली क्रक्स क्या है कि हमें स्पेशलाइजेशन देखना है, हमें काम को डिवाइड करना है. तो अगर आप इन चीजों में वेल वर्स्ड हो, आपको पता है कि व्हाट आर यू सपोज टू डू, सो मे बी यू विल नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम इन द केस स्टडीज बिकॉज दीज आर वेरी इजी. ओके, बट देयर इज अ नेसेसिटी, मतलब यहाँ पे एक कंपल्जन है कि आपको प्रिंसिपल्स आने चाहिए, नहीं तो फिर आप केस स्टडीज नहीं कर पाओगे. अगर आपको नहीं पता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मे बी यू विल फाइंड डिफिकल्टी. अब यहाँ पे आई पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स. ओके, आई होप यू हैव रेड द केस स्टडी. सो आई पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज, now you can see there is in the fifth line you can see, due to negligence and proper work sharing there has been no specialization. Okay, first point तो ये हो गया. एंड यहीं से आप क्या समझ लोगे कि अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो दैट मीन्स ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क की तरफ. अब आप सेकेंड लाइन में आओ. सेकेंड पैराग्राफ जो है वो क्या बोल रहा है? देयर आर नो क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट एंड दिस हैज लेड टू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो यहाँ पे क्या है? अगर आप एक और लाइन देखो कि देयर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे है कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से आप किसको लिंक करोगे? डिसिप्लिन को. तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं हो रहा है. फर्स्ट आपने स्पेशलाइजेशन देखा. स्पेशलाइजेशन से मतलब है कि अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं फॉलो हो रहा. ओके, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है तो मतलब डिसिप्लिन भी नहीं फॉलो हो रहा. अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओ कि now the departmental heads, who are the middle-level managers in the company, hold key positions, always favor their relatives. Okay, so यहाँ पे points खुद indicate कर रहे हैं. तो now I will come to the answer of this. The answer of this says, मैंने आपको बताया, स्पेशलाइजेशन बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि फर्स्ट मैंने अंडरलाइन किया है. देयर इज नो स्पेशलाइजेशन, तो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क वायलेट हो रहा है. सेकंड, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे सेकंड पैराग्राफ में आप पढ़ रहे होगे, तो वहां पे मतलब है कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है. एंड डेफिनेटली अगर वो अपने रिलेटिव्स को फेवर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं और अपने जनरल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट भी वायलेट होता है. Okay, I hope this principle, this particular case study is clear to you, and if you are not well versed in these principles, please go through the previous lectures that I have discussed. Okay, so we'll move on to the next case study, which says, now you'll have to find out, आपको तुरंत से case study में find out करना है कि यहाँ पे मेरे किस प्रिंसिपल से लिंक हो रही हैं चीजें.
यहाँ पे बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे दो वर्कर्स हैं, ठीक है। दो वर्कर्स में एक जो है वो रिलेटिव है डायरेक्टर का, और एक जो है वो नॉर्मल पर्सन है जो कि एक्सटर्नल रिसोर्स से रिक्रूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एज पर दिस केस स्टडी, बट यहाँ पे जो रिलेटिव है उसको नहीं निकाला गया कंपनी से, बट ऑन द अदर हैंड जो पर्सन एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटेड है तो उसको कंपनी से निकाल दिया गया, हालांकि दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अगर पॉइंट दिखे तो क्या है, while the managing director came to know about their irresponsible behavior, he immediately suspended मोहन, मोहन मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटेड था, उन्होंने अपने रिलेटिव को, अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं हटाया कंपनी से। तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट इक्वल नहीं कर रहे हैं, यहाँ ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो इसीलिए जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो प्रिंसिपल कौन सा आता है, ऑब्वियसली इक्विटी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ equity. Okay, so we'll move on. So यहाँ पे थर्ड केस स्टडी यहाँ पे ये कहता है कि सुनील एक ओनर है एडवर्टाइजिंग कंपनी के, और उनकी कंपनी की साइज बहुत इंक्रीज हो रही है, एंड एम्प्लॉयज आर आल्सो देयर, मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर, ऑर्गेनाइजेशन भी काफी अच्छा रेप्यूटेशन है उसकी मार्केट में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुनील जो है वो सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने को बोल ही नहीं रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें है ही नहीं, वो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स के ओपिनियन लेते ही नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो हमें फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं रखना होगा, ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ही पूरे डिसीजंस ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर ये चीज बोली जा रही है कि सारे की डिसीजंस वो खुद ही लेते हैं, इसका मतलब वो फुल सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, हमने आपको साफ साफ बताया था कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब there should be a mix of centralization and decentralization। तो मतलब यहाँ पे ये principle violate हो रहा है। Okay, move on to the next case study which says कि Mohan works on the floor of a mall as a manager and is working very hard, but is unable to produce results for the organization. Okay, and his target for last month was of a sale of 10 lakh rupees from his floor. However, by the end of the month the sale was only 8 lakh rupees. He is very regular and takes all the necessary steps to complete the target. However, his staff is not as competent as he himself is. When he tries to make action against the disobedient employees, the top management does not allow him to do so. यहाँ पे क्या है, क्लियरली आप देख रहे हो कि फर्स्ट लाइन में एक पर्सन है मोहन, उनको क्या किया गया, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है, उनको 10 लाख रुपीस का दिया गया कि आपको टारगेट फुलफिल करना है, बट वो टारगेट फुलफिल नहीं कर पाए। क्या हो पाया, 8 लाख रुपीस ही उनका अर्न हो पाया। वाई? बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, ठीक है। मोहन के अंडर जो काम कर रहे थे लोग वो बहुत इनकॉम्पिटेंट थे और वो सही से काम नहीं कर रहे थे, बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई, बट ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि वो पेनाल्टीज या कुछ पनिशमेंट दे सके। तो यहाँ पे क्या किया गया, बेसिकली when he tries to take action against the disobedient employees, उसको ये अथॉरिटी ही नहीं थी। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ऑब्वियसली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So we'll move on to the next next case study which says a floor manager of a mall is very capable as he utilizes all the functions of management. He lays stress on developing mutual trust. जहां भी आप देख रहे हो पॉइंट mutual trust and spirit of cooperation, harmony, ये सब वर्ड्स आए, फटाक से आपको क्या बोलना है कि भाई ये तो प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स, क्योंकि स्पिरिट डी कॉर्प्स टीम स्पिरिट की बात करता है। ओके, सो इसका आंसर आपको म्यूचुअल ट्रस्ट और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन से ही मिल गया कि क्या होगा, डेफिनेटली स्पिरिट डी कॉर्प्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम, द प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ अ कंपनी इज वेरी सैड, व्हेन ही वाज ऑन लीव ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स टू टेक द रिमेनिंग वर्क टू द फिनिश, ठीक है, नहीं हो पाया काम। अब क्या किया उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया। अब आप एक यहाँ पे लाइन देखो, उन्होंने सजेशन स्कीम बना दी, सजेशन बिल्डिंग बना दिया और अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया कि आपको उस सजेशन बॉक्स में अपने सजेशंस डालने होंगे। तो मतलब यहाँ पे किसकी तरफ इंडिकेशन जा रहा है, जहां भी मैनेजर्स आपको मोटिवेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि आपको स्टेप्स लेने हैं, इनिशिएट करना है, तो यहाँ पे किसकी तरफ इंडिकेशन हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ओके,
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ही फॉलोड हो रहा था यहाँ पे। ऑब्वियसली पहले ये चीज नहीं फॉलो हो रही थी, तो इसीलिए सबऑर्डिनेट्स एक्शन में नहीं थे, बट जैसे ही उन्होंने सजेशन स्कीम को बना दिया तो द सबऑर्डिनेट्स वर इन एक्शन। We'll move on to the next case study, which says Sumit is working as a manager. He keeps all his subordinates under a lot of discipline. His employees, however, complain of wastage of time and efforts as they feel that nothing is being assigned in a proper way. जहां भी बात आ जाए कि भाई चीजें proper way और proper place में नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्डर से है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है? ऑर्डर। ओके, so we'll move on to the next case study, which is, so please go through all these case studies once, and this has also come in the previous CBSE questions. Okay, now what does this say? It says Aapka Vidyalaya believes in the holistic development of students and encourages team building through a mix of curricular or co-curricular and sports activities. ठीक है? On its founders day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 perfects or prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use a recycled paper for decoration. अब देखो आप यहाँ पे there was a spirit of unity and harmony and all the members supported each other with mutual trust. जहां भी ये word आ जाए, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है लिंक, जहां पे स्पिरिट ऑफ यूनिटी और हार्मनी आ जाए इसका मतलब वो स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात कर रहे हैं। Okay, I hope this particular case study is clear to you. If you are clear with the Spirit de Corps principle, we'll move on to the next case study, which says Telco Limited manufactures files and folders from old clothes to discourage the use of plastic files and folders. For this, they employ people from nearby villages where very less job opportunities are available. An employee, Harish, designed a plan for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. Another employee gave some suggestions. यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में ये चीज बताई थी क्लियरली कि अगर कोई भी एम्प्लॉय सजेशंस दे रहे हैं एंड अगर वो इनिशिएट कर रहे हैं एंड इफ दैट इज नॉट वेलकम्ड बाय द मैनेजर तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेटेड होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था? इनिशिएटिव। ओके, Initiative, I have clearly told you, if you are not aware of this, please go through the video once because everything is explained. Everything is explained. Okay, so we'll move on to the last case study today's lecture, which says Reena opens a startup company in Jaipur after completing her post-graduation. Her startup is medium-sized. For greater productivity, she divides the work into smaller tasks and each employee is trained to perform the specialized job. जहां भी word ये specialized आ जाए मतलब division of work है. Okay. Now the next point says salespersons are allowed to close a deal by giving a maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है कि कुछ डिसीजंस उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिए, बट जहां पे फर्दर डिस्काउंट रेट्स की बात थी तो उन्होंने राधिका के ऊपर ही ये अथॉरिटी रखी। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन भी फॉलो हो रहा है। However, when it comes to settling the conflicts among the employees, she tends to be more biased towards her फीमेल एम्प्लॉइज। यहाँ पे टू बी मोर बायस्ड जो वर्ड बोल रहा है मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं सही है, ट्रीटमेंट सेम नहीं हो रहा एम्प्लॉइज के बीच में। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चंस क्लियरली बोल रहे हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड सेकेंडली इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट सही नहीं था, फीमेल एम्प्लॉइज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेटेड है। So students, as you can see, the case studies were so easy. And why were they so easy? Because we were very well aware of all the principles. What was the crux of those principles? Okay, so please go through all the videos once, and if you have any problem, do comment in the comment section. And thank you for watching. Please be safe at your homes and keep learning. Thank you so much.